दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुड में। तो दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की जो नई बुक आई है दोस्तों कावेरी, उसका जो पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी जो ग्रैंड मदर है उसको कैसे पढ़ना सिखाया, ये चैप्टर का नाम है। इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और एक एक करके मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं आपको रीड करके बताऊँगा और आपको पूरी तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो नई जो बाकी वीडियोस हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी जो वीडियोस हैं, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये लिखा किसने, आपको ये पता होना चाहिए। तो सुधा मूर्ति को आप जानते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना ये चैप्टर लिखा है। अब सुधा मूर्ति बहुत फेमस है, कई तरीक़ों से, कई कारणों से फेमस है। ठीक है, रिलेशन की वजह से, जैसे उनके जो हस्बैंड है जो नारायण मूर्ति हैं, तो वो दोस्तों इन्फोसिस के फाउंडर है। इन्फोसिस आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा सुधा मूर्ति उन पहली औरतों में से एक थी जिन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री करी थी सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, तो वो भी एक स्टोरी है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, उन्हें सुधा मूर्ति ने पढ़ना सिखाया था और क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बुक दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये नई बुक है आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं एक्टिविटी टाइप, ये आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे स्टार्ट करेंगे दोस्तों चैप्टर से। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, या इजी चीज़ें हैं, ताकि आप इसको पढ़ के समझ सकें। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है चैप्टर का। ठीक है, अब ये जो भी जो स्टोरी है ना, जहाँ पे भी यहाँ पे जो आई है, आई कौन है, सुधा मूर्ति अपनी स्टोरी बता रही है। ठीक है, अब एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। व्हेन आई वॉज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो ये आपका दोस्तों पहला सा छोटा सा पैराग्राफ है। अब इसमें क्या बोला है, सुधा मूर्ति अपने बचपन की स्टोरी बता रही है कि जब मैं 12 साल के लगभग की लड़की थी, तब मैं अपने गांव में रहती थी। ठीक है, और गांव कहाँ पे था उनका, नॉर्थ कर्नाटका में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी कि दादा दादी के साथ। ठीक है, उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी जो गाड़ियाँ थी, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए जो सामान है वो लेट पहुँचता था। जैसे एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया, सुबह का जो पेपर है वो तुम्हें आफ्टरनून में मिलेगा, मतलब यहाँ पे लेट चलता था सब। और जो वीकली मैगजीन है, हर हफ्ते जो मैगजीन छपती है एक बार, हफ्ते में एक बार, वो एक दिन लेट आती है। ठीक है, ये वहाँ पे होता था। तो सारे बहुत इंतज़ार करते थे बस का इंतज़ार क्यों करते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस से आती थी। पेपर हो, वीकली मैगजीन हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, बस से आती थी। ठीक है, तो सब वेट करते थे। आगे है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज. शी वॉज ए वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब आगे वो बताती हैं कि जो हम जो भी पेपर्स या मैगजीन पढ़ते थे ना, उस टाइम पे एक बहुत पॉपुलर राइटर थी त्रिवेणी. ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में वो लिखती थी, वो बहुत अच्छी राइटर थी। उनका जो स्टाइल था, लिखने का जो तरीका था, बहुत आसान था पढ़ने में, और कन्विंसिंग यानी कि आसानी से हमें समझ आ जाता था, हम उनकी बातों का ऐसा लगता था मान लेते थे हम. ठीक है, उनकी जो स्टोरीज़ थी उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल मतलब होता है हमारे मानसिक, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, हम बिहेवियर वगैरह, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उनकी स्टोरीज़ होती थी. ठीक है, और जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स उसमें होती थी. ठीक है, और हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी उनकी स्टोरीज़, ये यहाँ पे बताया गया. आगे बोला है, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. लेकिन जो राइटर थी त्रिवेणी, तो वो बहुत कम उम्र में ही क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है, जो कि कन्नड़ लिटरेचर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा था. ठीक है, अभी तक भी जो लोग हैं, 40 साल बाद भी जो लोग हैं, उनके जो नॉवेल्स हैं उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको पढ़ते हैं, मतलब इतनी फेमस थी, इतनी अच्छी नॉवेल्स वो लिखती थी. आगे क्या है, वन ऑफ हर नॉवेल्स काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा. देन इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwar is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and a struggle to go there were described in that novel.
इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwar at Kashi. अब इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले त्रिवेणी की एक नोवेल थी दोस्तों, जो राइटर त्रिवेणी है उनकी एक नोवेल थी काशी यात्रे, ठीक है। अब उसी नोवेल को एक कन्नड़ सीरियल में जो है ना, कन्नड़ वीकली मतलब एक उस टाइम पे सीरियल चलता था कर्मवीर नाम का, ठीक है। कर्मवीर नाम का जो सीरियल होता था उसी में इस नोवेल को जो है वहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। अब वो जो नोवेल थी एक स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की, एक बूढ़ी औरत की स्टोरी थी, जिसकी आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट होता है बहुत ज़्यादा इच्छा थी, या तो काशी जाने की या तो वाराणसी जाने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग ये मानते हैं कि काशी जाना और वहाँ पे जो भगवान है लॉर्ड विश्वेश्वर, उनकी पूजा करने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा उनका मानना था लोगों का, हिंदू लोगों का मानना होता है। तो जो बूढ़ी औरत थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसका भी सेम विश्वास था, और उसने जो है ना क्या क्या करा, कैसा उसने स्ट्रगल करा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी ताकि वो वहाँ पे जा सके, ये नोवेल में लिख रखा था। अब इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन होता है अनाथ, तो एक छोटी सी अनाथ लड़की भी थी, ठीक है। छोटी मतलब उतनी छोटी नहीं, हाँ, तो वो अनाथ लड़की भी थी, ठीक है। अब उसको क्या होता है, वो किसी से प्यार करने लगती है, ठीक है, और उसके पास लेकिन पैसे नहीं थे शादी के लिए बिल्कुल भी। तो एंड में क्या होता है, जब ओल्ड लेडी को ये सब पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसके पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या करा, अपने जितने भी सेविंग्स थी, जो भी उसने बचत करी थी काशी जाने के लिए, वो सारी जो सेविंग्स है उस लड़की को दे दी, और उसने बोला कि जो असली मुझे सुख मिलेगा, जो मुझे खुशी मिलेगी, वो इस लड़की की मदद करने में मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी इस लड़की की मदद करना है। तो इसलिए वो अपना जो उसका प्लान था कि मुझे काशी या वाराणसी जाना है, वो छोड़ देती है और उस लड़की की मदद कर देती है, ठीक है। आगे क्या है, आगे बात हो रही है ग्रैंड मदर की। अब यहाँ से शुरू होता है मेन जो ग्रैंड मदर का टॉपिक है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story, and used to insist that I read the serial out to her. अब इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, वो अपनी दादी के बारे में बताती है कि मेरी दादी जो है उनका नाम क्या था, क्रिस्टक्का। अब वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। हर वेडनेसडे को क्या होता था, मैगजीन आती थी, यही वाली मैगजीन जिसकी अभी बात चल रही है काशी यात्रे, ठीक है, उसकी मैगजीन आती थी, और वो जो ऑथर है यानी जो सुधा मूर्ति है, वो पढ़ पढ़ के जो है अगले अगले एपिसोड अपनी दादी को सुनाती थी। उस टाइम पे जब वो सुनाती थी तो उसकी दादी सारे काम भूल जाती थी और बस उसकी बातों को ध्यान से सुनती थी, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस से, ठीक है। बाद में फिर वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करती थी अपने दिल से, ठीक है। फिर वो बताती है कि जो मेरी दादी है वो भी कभी काशी नहीं गई थी, तो इसलिए वो अपने आप को रिलेट कर पाती है। जैसे हम अगर हमारे जैसा कोई और करता है तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमारे जैसा कर रहा है, ठीक है, हमारी तरह ही आदमी है। वैसे दादी रिलेट कर रही थी स्टोरी से। स्टोरी में जो औरत है वो भी काशी नहीं जा पाई थी, दादी भी काशी नहीं जा पाई थी, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट होता है जो नोवेल का मेन कैरेक्टर है जिसकी बात हो रही है नोवेल में, तो जो बूढ़ी औरत है वो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे, तो दादी उससे अपने आप को रिलेट करती है, ठीक है। अब फिर वो बताती है कि दादी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ये जानने में कि आगे क्या होता है स्टोरी में, ठीक है, और हमेशा मुझे बोलती थी कि जल्दी से जल्दी ये सीरियल मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ। तो दादी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि हर हफ्ते मैगजीन आएगी और मैं अगले एपिसोड के बारे में सुनूंगी, जानूंगी, ठीक है। आगे क्या है, आफ्टर हेयरिंग वट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है। तो अब होता क्या था, सुधा मूर्ति अपनी जो कहानी पढ़ के दादी को सुनाती थी, उसके बाद दादी क्या करती थी ना, काशी यात्रे की जो स्टोरी है उसको अपने दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे एक दूसरे से बात करके वो शेयर करते थे वो, ठीक है। और एक मंदिर था, मंदिर का जो कोर्टयार्ड है, मंदिर के बाहर का जो एरिया जहाँ पे बैठा जाता है, तो वहाँ पे बैठ के वो बातचीत करते थे उस सीरियल के बारे में या फिर उस एपिसोड के बारे में, ठीक है। और जो बाकी बच्चे थे जैसे सुधा मूर्ति भी थी, तो वो सारे वहाँ पे हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई का खेल खेलते थे, ठीक है। ये मंदिर का यहाँ पे देखो डायग्राम दे रखा है, ऐसे वो बाहर बैठ के बातें करते थे और बच्चे अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड
with her friends. At that time I never understood why there was so much of debate about the story. ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट एपिसोड आता है ना, जो नया नया एपिसोड आता है, तो वो दादी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती है और वहाँ पे वो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे की बात पे वो जो होते हैं, मतलब तुम सही हो तुम गलत हो ऐसे करके वो करते थे। सुधा को कभी समझ में नहीं आया कि इतने ज़्यादा डिबेट क्या है स्टोरी में, स्टोरी तो नॉर्मल सी है, इसमें इतना डिबेट करने की क्या बात है, इतना वाद विवाद करने की क्या बात है। आगे, वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. ठीक है, सेवरिंग मतलब होता है पूरी अच्छी तरीके से मैक्सिमम इन्जॉयमेंट करना। ठीक है, अब आगे क्या बताया, एक बार जो सुधा मूर्ति है उसको अपने कजन्स के साथ जो है पड़ोस के गांव में जाना था शादी के लिए। ठीक है, वहाँ पे शादी थी किसी की, तो इनको वहाँ पे जाना था। उस टाइम पे शादी जब होती थी दोस्तों, बहुत बड़ा इवेंट होता था। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक है, वो जितने मर्जी वहाँ पे खाना खा सकते हैं, जितना मर्जी खेल सकते हैं, ऐसा लगता था उनको पूरी आज़ादी मिली है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बिज़ी रहते थे काम में, तो बच्चों को उतनी ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं होती थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो सुधा भी वहाँ पे गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए जाने वाली थी, बस 2-3 दिन के लिए, लेकिन शादी की वजह से काम बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से वहाँ उन्हें 1 हफ्ते रुकना पड़ा। ठीक है, तो 1 हफ्ते वहीं पर रुक गई। फिर क्या है आगे, When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. अब इसमें आगे क्या होता है, वो शादी में गई 1 हफ्ते के लिए, जब वो वापस गांव आती है तो वो देखती है उसकी जो माँ, जो दादी माँ है, वो रो रही होती है। ठीक है, वो बहुत सरप्राइज़ थी, क्योंकि उसने अपनी दादी को आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा था। कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन वो आज तक नहीं रोई थी। ठीक है, तो वो सोचती है कि क्या हुआ होगा, वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है, तो पूछती है कि अवा आप बिल्कुल ठीक हो। अपनी दादी को वो अवा बोलती थी, आर यू ओके, ऐसे पूछती है। ठीक है, अब वो अवा का मतलब क्या होता है, अवा का मतलब होता है मदर, माँ। अवा का मतलब होता है माँ कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो दादी से। ठीक है, आगे क्या होता है, शी नॉडेड बट did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her what's the matter. अब इसमें क्या बोला है, तो पूछती है दादी से कि तुम ठीक हो, तो दादी रिप्लाई नहीं देती, बस ऐसे सर हिलाती है। ठीक है, अब उसको समझ नहीं आया कि दादी क्या क्या दिक्कत है दादी को, तो भूल भी जाती है उस चीज़ को। ठीक है, रात को क्या होता है, डिनर करके जब वो छत पे सोते थे, ओपन टेरेस होता था, ऐसे खुली छत होती थी, उस पर जब वो सो रहे थे, तभी क्या होता है, समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, फुल मून आ रखा था। ठीक है, तभी क्या होता है, अवा आती है, यानी कि दादी आती है, उसके पास आके बैठ जाती है और अपने जो हाथ है उसके सर पे ऐसे सहलाती है। ठीक है, अब जैसे ही दादी ने ये करा तो सुधा मूर्ति को लगा कि दादी जो है ना मुझसे बात करना चाहती है। ठीक है, तो वो पूछती है कि दादी क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, दादी फिर अपनी ये सारी जितनी भी लाइन्स है दादी बताती है अपने बारे में। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very easy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. अब ये जो है ना दादी अपनी स्टोरी बता रही है। दादी बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ को खो चुकी थी, मतलब उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो कोई उनके लिए ध्यान रखने वाला नहीं था, उनको गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हें क्या करना है। उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, और उन्होंने वापस शादी कर ली। उस टाइम पे जो लड़कियों की पढ़ाई है उसको ज़रूरी नहीं समझा जाता था, तो इसलिए दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। ठीक है, फिर वो बोलती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, मैं बहुत ज़्यादा जवान थी, तब मेरी शादी हो गई पहले ही। ठीक है, और फिर मेरे बच्चे हो गए, तो मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। ठीक है, फिर जैसे जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो पोता पोती का जब जन्म हुआ, जैसे सुधा मूर्ति पोती है ना, उसका जब जन्म हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी कुकिंग करने में और आप खाना बनाने में और खाना बना के सबको खिलाने में। ठीक है,
उस टाइम पे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पछताती हूँ कि मैं शायद स्कूल गई होती। तो स्कूल ना जाने का दादी को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि मैंने ये ज़रूर ध्यान रखा कि मेरे जो बच्चे हैं और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो बच्चे हैं और जो पोता पोती हैं, वो अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करें, इसलिए मैंने तुम सबको पढ़ाई करवाई ठीक से। ठीक है, ये दादी ने अपनी स्टोरी बताई। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों वही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर चैप्टर यहाँ पे ध्यान से सुना है तो आप इनको करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे कॉज और इफेक्ट पूछा है। कॉज यानी कि कारण क्या है और इफेक्ट यानी कि हुआ क्या उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पहला मैं बता देता हूँ। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द वीक डे एंड वीकली मैगजीन्स कुड कम वन डे लेट। कि जो मॉर्निंग पेपर है वो लेट आते थे, दिन में दोपहर में आते थे, और वीकली मैगजीन एक दिन के बाद आती थी। इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, तो यहाँ पे जो वन लिखा है यहाँ पे आपको कॉज लिखना है, कारण लिखना है। तो कारण क्या है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसकी वजह से सारी चीज़ें लेट होती थी। ठीक है, ऐसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टोरी में। ये हमने जितना पढ़ा दोस्तों, फर्स्ट पार्ट पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि उस टाइम पे दादी जो है उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, वो नॉवेल्स पढ़ती थी, सुनती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। वो नॉवेल्स जो है अपनी दोस्तों के शेयर करती थी। ठीक है, सुधा एक बार गांव चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो वापस आती है तो दादी रो रही होती है, तो वो दादी से पूछती है कि क्या कारण है। तो उसके बाद दादी जो है रिप्लाई नहीं देती। फिर रात को क्या होता है, दादी उसके पास जाती है और फिर अपनी स्टोरी बताती है। ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या है, आगे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली होता है बहुत ज़्यादा। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned toward and held her hand. इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस पैसेज में क्या बता रखा है। अब दादी ने अपनी स्टोरी बताई, उसके बाद सुधा क्या कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो 62 ईयर यानी 62 साल की जो दादी है, वो मुझ जैसी छोटी लड़की को, जो मैं 12 साल की हूँ, तो इतनी छोटी लड़की को ये सारी अपनी स्टोरी क्यों बता रही है। ठीक है, लेकिन उसे ज़रूर ये पता था, सुधा को ये पता था कि वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और दादी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा कि वो मुझसे बात कर रही है। ठीक है, फिर वो दादी की फेस पे देखती है, दादी का फेस बिल्कुल अनहैप्पी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास होती है वो। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं। ठीक है, फिर सुधा बताती है कि वो गुड लुकिंग लेडी थी, बहुत अच्छी दिखने वाली औरत थी। ठीक है, सुंदर औरत थी और हमेशा स्माइल करती रहती थी। आज भी जो दादी के जो चेहरा है, जो सुधा ने उस टाइम पे देखा था, दादी का जो चेहरा, वो अभी तक जो है ना वो उसको भूल नहीं पाई है। ठीक है, तो अभी क्या करती है, सुधा अपनी दादी के हाथों को पकड़ लेती है और उनको एक तरीके से अपना वो सांत्वना जैसे देते हैं ना, ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके वो एक तरीके से सांत्वना देती है, कंसोल करती है। ठीक है, आगे क्या होता है, एवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो पूछती है आवा, यानी कि दादी से पूछती है कि आप रोइए मत। ठीक है, क्या बात है, मैं कुछ कर सकती हूँ आपकी मदद, तो आप मुझे बताइए। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आगे। तो आगे दादी बोलती है, यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. But I knew it was not possible. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है दोस्तों। इसमें क्या बताया गया, दादी बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है जब तुम बाहर गई थी तो कर्मवीरा हर हफ्ते आती थी, तो इस हफ्ते जब तुम बाहर थी, शादी में गई थी, तो इस हफ्ते भी कर्मवीरा आई थी, यानी वो मैगज़ीन आई थी। उस दादी ने क्या करा, मैगज़ीन को ओपन करा, पिक्चर को देखा और स्टोरी को समझने की कोशिश करी। लेकिन पिक्चर पढ़ के तो सारी स्टोरी क्लियर होगी नहीं दोस्तों, पिक्चर देख के। तो दादी को जो है कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। ठीक है, दादी ने क्या करा, बार बार अपने हाथ उस पेज पे ऐसे फहराए, मतलब हाथ उस पेज पे ऐसे डाले, ये सोच के कि अगर वो हाथ जहाँ जहाँ रखेगी तो सारी चीज़ें उसको समझ आ जाएगी। लेकिन दादी को पता था ये पॉसिबल तो है नहीं।
फिर दादी को ये बुरा लगता है कि अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती, ठीक है, तो शायद मैं वो चीज़ें पढ़ पाती उस टाइम पे। ठीक है, फिर दादी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम वापस आओगी और मुझे स्टोरी बताओगी। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि तुम बहुत जल्दी आओगी, तुम 2 दिन के लिए जाने वाली थी और मेरे को पढ़ के सुनाओगी। ठीक है, लेकिन जब तुम नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे गांव जाके, जिस गांव में शादी थी ना, जहाँ पे सुधा मूर्ति गई थी, तो दादी कहती है मैं उस गांव जाके तुम्हें वहाँ पे जाके पूछूं, तुम मेरे लिए पढ़ के सुना दो, ऐसा दादी चाहती थी। ठीक है, फिर दादी सोचती है कि मैं गांव में और किसी से भी पढ़वा सकती थी, दूसरे गांव जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दादी ने सोचा कि अगर मैं दूसरे से पढ़वाऊंगी तो मुझे एम्बेरसिंग लगेगा, मतलब मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, मतलब शर्मिंदा महसूस होगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ऐसा। ठीक है, तो दादी ने सोचा कि मैं किसी और से पढ़वा तो सकती थी, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, यानी कि किसी और पे निर्भर हूँ। एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब है कि बेचारा जो होता है ना, तो बेचारा टाइप दादी को फील हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डिपेंडेंट हूँ किसी और पे। ठीक है, मैं खुद से क्यों नहीं पढ़ सकती, ऐसा दादी को लगा। फिर दादी बोलती है हम वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ मतलब होता है हम ठीक ठाक अमीर हैं, पैसे भी हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आपको दूसरे पे डिपेंड होना पड़े, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो दादी ये क्वेश्चन करती है। ठीक है, आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड। यानी अब जो सुधा मूर्ति थी उसने सारी बातें सुनी दादी की, उसको ये पता नहीं था कि आंसर क्या करे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो कुछ नहीं बोलती। और अवा जो दादी है आगे और बोलती है। ठीक है, दादी क्या बोलती है आगे, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। ठीक है, अब दादी क्या बोलती हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल से जो है ना कन्नड़ अल्फ़ाबेट, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ABC, वैसे कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ लैंग्वेज है, उसके जो अल्फ़ाबेट है, दादी ने सोचा कि मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और मेरा टारगेट क्या रहेगा, डेडलाइन क्या रहेगी, सरस्वती पूजा। कि मेरा ये टारगेट है, सरस्वती पूजा तक मुझे सारी चीज़ें पढ़ना सीखना है और उस दिन मैं एक नोबल पढ़ूंगी खुद से और मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, ऐसा दादी सोच रही थी। ठीक है, अब जो सुधा मूर्ति है वो देखती है दादी के चेहरे पे, तो वहाँ पे डिटर्मिनेशन दिख रहा था, बहुत बड़ी इच्छा दिख रही थी कि हाँ दादी करना चाहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी सुधा मूर्ति तो उस टाइम में बच्ची थी, तो वो हंसती है दादी पे और बोलती है एवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning there is no age bar. ठीक है, तो अब होता है क्या, सुधा मूर्ति हंसती है दादी पे, फिर बोलती है कि आप 62 ईयर्स की हो गई हैं, 62 साल की हो गई हैं, अब आप अल्फ़ाबेट सीखेंगी। ठीक है, आपके जो बाल हैं ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथ में रिंकल झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, आप चश्मे पहनती हैं, आपको दिख नहीं रहा ठीक से, ऐसा करके वो बोलती हैं, और आप इतना ज़्यादा किचन में काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे वो जो सुधा मूर्ति है ना, दादी का मजाक उड़ा रही होती है, एक तरीके से फ़न कर रही होती है। ठीक है, लेकिन दादी कुछ नहीं बोलती, दादी बस स्माइल करती है, फिर बोलती है कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड है, अगर आपको किसी अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है आपको करने की, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल यानी किसी भी परेशानी को आप पार कर सकते हैं, किसी भी रुकावट को हटा सकते हैं। फिर दादी बोलती है मैं बहुत मेहनत करूँगी, ठीक है, किसी और से ज़्यादा मेहनत करूँगी और ये करके दिखाऊँगी। ठीक है, फिर दादी बोलती है कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं होता, कि कुछ भी सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता। तो ये चैप्टर से दोस्तों आप भी सीख सकते हैं कि जैसे दादी जो है इतनी बड़ी एज में भी होकर, इतनी ज़्यादा एज में भी होकर उन्होंने ठान लिया कि मुझे सीखना है, कुछ पढ़ना सीखना है, तो ऐसे ही किसी भी एज में कुछ भी करा जा सकता है। तो यहाँ से एक लेसन आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे क्या होता है वो देखते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। एवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students. ठीक है, तो होता क्या, अगले दिन से दादी ने बोला था कि मैं पढ़ूंगी, तो अगले दिन से सुधा मूर्ति जो है ना एक तरीके से टीचर की तरह दादी को पढ़ाना शुरू कर देती है। तो सुधा मूर्ति जो है अगले दिन से अपना ट्यूशन स्टार्ट करती है। अवा यानी कि जो दादी थी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जितना वो होमवर्क करके लाती थी वो बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी, रीड करती थी, रिपीट करती थी, फिर लिखती थी, और रिसाइट यानी बोल बोल के लिखती थी, मतलब यही चीज़ वो लगातार करती रहती थी। ठीक है, फिर सुधा बोलती है कि मैं उनकी इकलौती टीचर थी दादी की और वो मेरी इकलौती स्टूडेंट थी।
क्योंकि दादी ने आज तक तो पढ़ाई करी नहीं थी। पहली बार दादी ने सीखा सुधा से, तो सुधा दादी के लिए पहली टीचर हो गई, और सुधा ने पहली बार किसी को पढ़ाया था। ठीक है, तो सुधा जो है उसके लिए दादी जो है स्टूडेंट हो गई। ठीक है, बाद में क्या होता है, सुधा मूर्ति आगे चल के, बचपन में तो पता नहीं था उसे, सुधा मूर्ति आगे चल के दोस्तों कंप्यूटर साइंस की टीचर बनती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाती है। ठीक है, ये आगे की बात है। आगे क्या है, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Taken aback हो जाता है सरप्राइज हो जाना। ठीक है, अचानक से कुछ एक्सपेक्टेड जो हमने ना करा हो वैसा हो जाए तो उसे कहा जाता है टेकन अबैक। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We considered that as a mark of respect. It is a great addition, but today the reverse had happened. It was not correct. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आगे, यहाँ से दशहरा फेस्टिवल, मतलब ये पढ़ाई चलती है दादी की, दादी पढ़ना लिखना धीरे धीरे ट्राई करती है, सीखती है। दशहरा फेस्टिवल दोस्तों आने वाला था, तभी क्या करती है, सुधा मूर्ति काशी यात्रा जो है खरीद लेती है, जो उस टाइम पे नोबल की फॉर्म में पब्लिश हुई थी, पूरी नोवेल आ गई थी काशी यात्रा की, तो खरीद के लाती है। ठीक है, फिर ग्रैंड मदर क्या करती है, दादी उसको बुलाती है, जहाँ पे पूजा होने वाली थी, दादी वहाँ पे उसको बुलाती है सुधा मूर्ति को, और बोलती है कि तुम यहाँ पे स्टूल पे आराम से बैठो। ठीक है, फिर दादी उस सुधा को गिफ्ट देती है, गिफ्ट में फ्रॉक मटेरियल यानी फ्रॉक बनाने का कपड़ा जो है उसको देती है। ठीक है, उसके बाद दादी क्या करती है, कुछ ऐसा करती है जो अनयूजुअल था, मतलब जो रेगुलरली नहीं होता था कहीं पर। तो दादी क्या करती है, नीचे झुकती है और सुधा के पैर छूती है। ठीक है, अब जैसे ही सुधा ने ये देखा, सुधा सरप्राइज हो गई और टेकन अबैक यानी बहुत ज़्यादा चौंक गई कि दादी ने ऐसा क्यों करा। ठीक है, फिर वो बोलती है कि कभी भी बड़े लोग जो हैं बच्चों के पैर नहीं छूते हैं, हमें हमेशा सिखाया गया हमें 3 लोगों के पैर छूने चाहिए, भगवान के, हमसे बड़ों के और टीचर्स के, इनके हमें पैर छूने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हमें रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका होता है पैर छूना। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन वो सुधा कहती है कि आज उल्टा हो गया। ठीक है, दादी तो मुझसे बड़ी है लेकिन उसने मेरे पैर छू लिए, यानी कि छोटे के पैर छू लिए, ये सही नहीं है, ऐसा सुधा ने बोला। फिर दादी क्या बोलती है, शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of the gender and age? तो ये दादी क्वेश्चन करती है। उसके बाद I did return the namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. अब लास्ट के 2 पैराग्राफ में क्या बोला है, तो दादी बोलती है कि मैंने पैर इसलिए छुआ क्योंकि तुम मेरी टीचर हो। ठीक है, मैंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए, मैंने अपनी टीचर के पैर छुए हैं, उस टीचर के पैर छुए जिसने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, बहुत प्यार से मुझे पढ़ाया, और अब मैं किसी भी नोवेल को बहुत कम टाइम में मैंने पढ़ना सीख लिया है और मैं आसानी से कॉन्फिडेंट तरीके से पढ़ सकती हूँ। ठीक है, फिर दादी बोलती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारी स्क्रिप्चर्स है, बुक्स हैं, वहाँ पे भी ये लिखा है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसका जेंडर कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर एज कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर हमारा टीचर है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये दादी बोलती है। ठीक है, अब दादी ने सुधा के पैर छुए तो सुधा भी सामने से क्या करती है, नमस्कार करके दादी के पैर छूती है, और जो दादी सुधा की पहली स्टूडेंट थी ना, उसको अपना गिफ्ट देती है। और गिफ्ट वो क्या लेकर आई थी, काशी यात्रा नोवेल लेकर आई थी। तो काशी यात्रा नोवेल को जैसे ही वो दादी खोलती है और इमीडिएटली पढ़ती है, टाइटल पढ़ती है सबसे पहले काशी यात्रा, राइटर का नाम था त्रिवेणी, और उसमें पब्लिशर का नेम लिखा था, पब्लिशर यानी किसने वो बुक छापी है, पब्लिश करी है। ठीक है, अब जैसे ही दादी ने पढ़ना स्टार्ट करा, सुधा को पता चल गया कि जो उनका स्टूडेंट है, ठीक है, दादी उनकी स्टूडेंट थी, तो सुधा को पता चल गया कि जो मेरा स्टूडेंट है वो जो है एग्ज़ाम को पास कर चुका है विद फ्लाइंग कलर्स, यानी बहुत अच्छे नंबरों से उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया। यानी कि सुधा ने क्या करा था, दादी को पढ़ना सिखा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो सुधा ने क्या करा था, दादी को पढ़ना सिखा दिया था। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पे ख़त्म होता है। राइटर से सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति की पूरी स्टोरी है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह।
तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था दोस्तों। उम्मीद ये करूँगा आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैं एक बार रीकैप दे देता हूँ शॉर्ट में हुआ क्या। तो शुरू की तो स्टोरी आपको पता चल गई, ठीक है, कि एक दादी थी, सुधा मूर्ति की स्टोरी है। दादी थी, ठीक है, दादी जो है वो पढ़ने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि जब नॉवेल्स आती थी तो नॉवल सुनने का उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। एक बार सुधा गांव चली जाती है दूसरे गांव शादी के लिए, ठीक है, शादी में शामिल होने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, दादी जो है ना बहुत ज़्यादा वेट करती है सुधा का, क्योंकि दादी को पढ़ना नहीं आता था। तो उस टाइम पे दादी को बहुत बुरा लगा कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मुझे इतने दिन वेट नहीं करना पड़ता और मैं नॉवल पढ़ पाती, ठीक है। तो जब सुधा गांव से वापस आती है तो दादी ये सारी चीज़ें बताती है सुधा को, अपने बचपन की स्टोरी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर बहुत बिजी थे और उस टाइम पे लड़के को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, इसलिए मैं भी पढ़ नहीं पाई थी, ठीक है। फिर ये सारी स्टोरी सुन के जो है सुधा पूछती है कि क्या मैं दादी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो दादी बोलती है हाँ तुम मुझे पढ़ना सिखा सकती हो, ठीक है। फिर सुधा थोड़ी पहले तो मजाक उड़ाती है, हंसती है कि दादी तुम इतनी बड़ी हो, तुम कैसे पढ़ोगी। लेकिन फिर सुधा करती है कि ठीक है मैं कल से तुम्हें पढ़ाऊँगी। उसके बाद सुधा दादी को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देती है। और लास्ट में क्या होता है, उन्होंने डिसाइड करा था कि सरस्वती पूजा के दिन वो नोवेल पढ़ के दिखाएगी दादी। तो सरस्वती पूजा के दिन जब दादी और सुधा मिलते हैं तो दादी क्या करती है, सुधा के पैर छूती है, क्योंकि सुधा उसकी टीचर होती है, ठीक है। और सुधा भी क्या करती है, सामने से फिर दादी के पैर छूती है और उनको गिफ्ट देती है काशी यात्रे नोवेल, और जिसको दादी पढ़ के सुनाती है। अब जैसे दादी पढ़ती है सुधा को पता चल गया कि जो मेरा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुका है, यानी कि उसने पढ़ना सीख लिया। तो ये दोस्तों पूरी आपकी स्टोरी है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब इस चैप्टर को दोस्तों आप बहुत सी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी काम को करने की एज नहीं होती, ठीक है। आपने जब ठान लिया तब आप उस काम को कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दादी का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप उसका वेट कीजिए और ट्राई कीजिए उस काम को करने का, ठीक है, आपसे भी वो काम हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का एक तरीके से मोरल हो गया कि किसी भी काम करने की कोई एज नहीं होती। अगर आप फोकस्ड हैं, कंसंट्रेट हैं पूरी तरीके से, आपने पूरा फैसला कर लिया है तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं जो चैप्टर 1 था आपका, नई जो बुक है कावेरी, उसका आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों बाकी जो चैप्टर्स हैं और जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज़ भी चैनल पे आने वाली है। तो आपको बस एक ही काम करना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे अगर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।